राम राम। इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। इस संघर्ष को थोड़ा अलग संदर्भों में भी देखे जाने की, समझे जाने की ज़रूरत है। अब इसमें तो कोई भ्रम रहना नहीं चाहिए कि अमेरिका हर जगह अपने कहें कि हिसाब से चलने वाली सरकारें चलाना चाहता है। इसीलिए कई बार जो वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतें हैं वो उभरती हैं। ईरान भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। अमेरिका का दखल, अमेरिका जिस तरह से वहाँ की सरकार को अपने लिहाज से चलाना चाहता था, उसका सबका असर वहाँ बहुत साफ दिखता है। लेकिन जिस तरह से अल खुमैनी और उसके बाद खामेनेई, जिस तरह से इन्होंने ईरान को कट्टरता के बुरके में पूरी तरह से डाल दिया है, वो खतरनाक है। वो इसलिए भी खतरनाक हो जाता है कि एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज जो बहुत खुली सोच का था, बहुत समृद्ध संपन्न था और समृद्ध संपन्न हो सकता था, उस समाज के आज ये हाल है। ठीक है, इराक और ईरान का संघर्ष मुस्लिमों के शिया सुन्नी संघर्ष का है मसला, लेकिन ये सिर्फ इतना भर नहीं है। ये जो भू राजनीतिक समीकरण है, जो वैश्विक राजनीति है, और उसमें जो अमेरिका अपना प्रभुत्व करना चाहता है वो एक, दूसरा जो मुस्लिम उम्मा के नाम पर एकजुटता होती है। हालांकि इराक सुन्नी कंट्री है तो वो हमेशा उसके खिलाफ रहा, लेकिन आपको याद होगा सद्दाम हुसैन को किस तरह से अमेरिका ने ध्वस्त किया, खत्म किया। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका यहाँ कोई मतलब भी नहीं। और मैं बार बार कहता हूँ कि भारत के लिए ईरान का समाप्त होना या कमज़ोर होना कोई बहुत अच्छी खबर नहीं। इजराइल हमारा मित्र है, बहुत अच्छे से मदद कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हों ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ईरान का कमज़ोर होना हमारे लिए कतई ठीक नहीं, किसी भी स्थिति में ठीक नहीं। ये मैं बार बार कहता हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ। मैं कोई उस तरह की बात नहीं करूँगा कि ये मार दिया, वो मार दिया। लेकिन हाँ, जो अभी वहाँ की सत्ता है वो बिल्कुल वहाँ की जनता के मतों के विपरीत है। इसलिए आवश्यक है कि वहाँ भी लोकतंत्र बहाल हो, वहाँ भी बेहतर तरीके से लोग रह पाएँ। और जो पहले का ईरान था, पहले का तेहरान था, कभी वैसा हुआ तो शायद हम भी जाएंगे। दुनिया तो घूमने की इच्छा सबकी होती ही, देखना जानना, किसी को और कुछ तो पता है नहीं धरती के बारे में। मृत्यु ही आखिरी सच है, तो वो तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है। लेकिन जब तक आप हैं तब तक दुनिया घूमते हैं, चीज़ें देखते समझते हैं, यही है। अब चूंकि ये सारी लड़ाई ईरान कहता है कि ये अमेरिका प्रभुत्व जमाना चाहता है, पश्चिमी साम्राज्यवाद है, इसके लिए वो उससे लड़ रहा है और हमारी संस्कृति को खराब कर रहा है, ईरान ऐसा कहता है। लेकिन अमेरिका कहता है कि वो कट्टरपंथी होता रहा, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देता है। इजराइल का अपना एक अलग संघर्ष है। तो एक तरह से उस रीजन में जो इजराइल और ईरान का जो बैलेंस है, उसमें अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होता है, हथियार देता है, हर तरह की सहायता करता है, हर तरह की सहायता करता है। 2015 में अमेरिका और जो दूसरे वर्ल्ड पावर थे उन्होंने ईरान के साथ एक समझौता किया, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। लेकिन ट्रंप आए 2018 में, उन्होंने इसको रद्द कर दिया। इजराइल इस समझौते के विरोध में था और माना जाता है कि उसने अमेरिका पर इसे रद्द करने का दबाव भी बनाया। ईरान इसे इजराइल की कूटनीतिक जीत और अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। अब जाहिर है उसके बाद तो और लड़ाई शुरू हो गई। अब चूंकि समय बदला है, साइबर युद्ध होता है, एक दूसरे के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशन चलते हैं, तो अभी पूरी तरह से ईरान और इजराइल के बीच का जो संघर्ष है वो इसी तरह की लड़ाई में चला गया। 2010 में एक स्टक्सनेट वायरस था, उसके जरिए ईरान के परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया गया था और कहा जाता है कि साइबर हथियार हमला पहला का दुनिया का था और अमेरिका और इजराइल की साझा योजना इसे माना गया था। उसके बाद तो दोनों एक दूसरे पर, कभी ईरान के ऑयल टर्मिनल्स पर हमला, तो कभी इजराइल की जल आपूर्ति व्यवस्था को निशाना बनाना। तो एक तरह से मिसाइलें चलती हुई, आयरन डोम काम करता हुआ या कहीं कहीं ना काम करता हुआ, ड्रोन मिसाइल एक तरह से जब निकलती हैं, बैलिस्टिक और सब कुछ, तो उसको हम अभी देख रहे हैं। लेकिन एक दूसरे का नुकसान करना, एक दूसरे को साइबर हमले के जरिए परेशान करना, एक दूसरे की शक्ति कमज़ोर करना, ये इजराइल और ईरान के बीच लगातार चल रहा है। कहा ही जाता है कि मोसाद के लोग बाकायदा ईरान में रह रहे हैं, वो ऐसे एजेंट, अच्छा वो भी सोचिए कमाल के लोग होते हैं, ये जो एजेंट होते हैं, खुफिया एजेंट, ये कमाल होते हैं, हर देश के होते हैं। हमारे देश के भी तो अजीत डोभाल 5 साल पाकिस्तान में रहे,
इसीलिए तो बड़े अच्छे से जानते हैं और कहा जाता है कि उनके एसेट जो है, एसेट मतलब उनके लोग, उनके एजेंट, उनके सब एजेंट मान लीजिए, वो काबुल से लेकर कंधार तक हैं, वो जिसको कहते हैं कि कराची से लेकर और कहीं भी आप दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो मिलेंगे, कनाडा में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, लंदन में, इसीलिए वो एनएसए के तौर पर अलग तरीके की छाप छोड़ते हैं। खैर अजीत डोभाल यहाँ विषय नहीं है, यहाँ विषय इजराइल और ईरान है। तो मोसाद की ही वजह से वो उतना ज़बरदस्त ऑपरेशन कर पाया था जिसमें प्रिसीशन के साथ लोगों को मारा गया जो ईरान के टॉप कमांडर्स थे। अब ये जो एक और बार बार कहा जाता है मुस्लिम उम्मा का समीकरण तो है, लेकिन उसके बावजूद अरब के देश वो ईरान के साथ नहीं खड़े होते। अब जाहिर है उसमें शिया सुन्नी विवाद, मुस्लिमों के बीच का भी अलग अलग संघर्ष वो भी शामिल है। 2020 में अब्राहम समझौता हुआ, इसके तहत इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए। ये बहुत बड़ी बात है, ये अमेरिका ने कराया और ईरान के लिए बड़ा झटका था क्योंकि वो अरब देश जो पहले फिलिस्तीन के समर्थन में थे, इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक रणनीतिक मोर्चा बना रहे हैं। अब ईरान को लगता है कि अगर सऊदी अरब से भी इजराइल के संबंध सामान्य हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ईरान को लगता है कि वो रीजनल उस रीजन में बुरी तरह से फंस गया है, अलग थलग पड़ गया है, इसलिए वो लड़ता है। और जो एक आतंकवादी संगठनों के जरिए उसकी रणनीति, हिजबुल्ला हो, शिया मिलिशिया हो, हौथी विद्रोही हो यमन में, इराक में शिया मिलिशिया, तो उन सब के जरिए जो कोशिश है कि किसी तरह से इसको अस्थिर करे, उसमें भी अभी ईरान को कामयाबी नहीं मिल रही। और मैंने कल आपको बताया था कि इसीलिए ये समय उन्होंने चुना। अब जब एलन मस्क कहते हैं कि हम वहाँ स्टार लिंक देंगे, तो उसके पीछे कोई उनकी वहाँ की जनता का भला करने की इच्छा नहीं ईरान पर। ईरान में एक बड़ा वर्ग है जो अब खामेनेई के शासन से ऊब गया है। एक लड़की आपको ध्यान में होगा, एक विश्वविद्यालय में वो अचानक उसने अपने कपड़े उतार दिए और सिर्फ अंडरगारमेंट्स में वो घूमती रही, अंतर्वस्त्रों में वो घूमने लगी, उसका वीडियो बना, उसके बाद वो गायब हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ एकदम से मतलब लड़कियाँ, महिलाएं बिना बुर्के के निकल नहीं सकती हैं, बिना पुरुष के नहीं निकल सकती हैं। कोई मतलब घर से निकलना है तो आप पुरुष चाहिए, एक बुर्का चाहिए, उसके बिना निकल नहीं सकती हैं। तो उनके अंदर विद्रोह हो रहा है। एक लड़की आपको याद होगा मार दी गई थी तेहरान में बहुत पहले, अभी बहुत चर्चा हुई थी उस लड़की को लेकर, दुनिया भर में कहा गया कि ये उसका एक क्रांति का प्रतीक है। तो एक तरह से कहें जो ईरानी जनता है, मुस्लिम ही है, वो शिया मुस्लिम है, ईरानी जनता है और वहाँ की सत्ता है, उसके बीच में बहुत डिफरेंस हो गया है। बहुत अलग अलग तरीके से दोनों सोचने लगे। ईरान की जनता अब उस तरह से कट्टर नहीं, वो इजराइल को लेकर भी उतनी कट्टर नहीं दिखती है। इसीलिए शायद नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जब उन्होंने अपना वीडियो मैसेज किया तो क्या कहा? उन्होंने कहा हमारी ईरान से लड़ाई नहीं है, ईरान के इन शासकों से है। हम चाहते हैं कि ईरान फिर से पुरानी स्थिति में आए, उस अवस्था में आए जिससे इजराइल और ईरान के संबंध बेहतर हों। अब ये ईरानी सत्ता के लिए और चिंता की बात, क्योंकि अगर इजराइल के प्रति ये दुश्मनी वाला भाव नहीं होगा तो उनके लिए लड़ने को लोग भी नहीं मिलेंगे। ये भी एक खतरा है। तकनीक के तौर पर इजराइल बहुत आगे है, वो लगातार दिखता रहा है। हालांकि ईरान ने भी बहुत क्षमता की है क्योंकि उसको नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, इनका सपोर्ट लगातार मिलता है। ऐसा नहीं है कि ईरान को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो सपोर्ट मिलता है। अब एक तरह से कहें तो ये क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन जैसा भी दिखता है। एक तरह से कहें तो ये जो इस्लाम और यहूदी और जो पश्चिम और मध्य पूर्व एशिया, उसके बीच का जो झगड़ा है वो भी दिखता है। अब ईरान में क्या है, ढेर सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं। अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए हैं और इस मामले में तो अमेरिका दादा है, वो किसी पर भी सैंक्शन लगा देता है। उसका अपना समूह है और वो समूह उस तरह से काम करता है। वहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, यूथ वहाँ प्रदर्शन कर रहा है लगातार। तो अब इजराइल और उसके जो पश्चिमी सहयोगी हैं उनको लगता है कि यही सबसे शानदार समय है, यही सबसे अच्छा समय है और हम इस वक्त हमला करते हैं। ईरान क्या कहता है? वो कहता है कि तो विदेशी षड्यंत्र है, अपनी जनता को अपने साथ करने की कोशिश करता है, इजराइल विरोध के नाम पर एकजुट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो होता हुआ दिखता नहीं। एक और जो खतरा हुआ दोनों के बीच में, इजराइल वैसे भले न स्वीकार करे लेकिन उसके पास भी 80 से 100 परमाणु हथियार। ईरान की भी क्षमता हो गई थी, ईरान भी दावा कर रहा है कि उसके पास भी। अब दोनों कहते हैं कि हमारे परमाणु हथियार सिर्फ शांति के लिए हैं, लेकिन भैया देखो, मैं बार बार कहता हूं, दुनिया भर से परमाणु हथियारों को समाप्त करना ही चाहिए। किसी का भी परमाणु हथियार शांति के लिए नहीं होता है, इसको आप समझिए। अब
इजराइल क्या करता है, ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मरवाता है, उसके परमाणु संयंत्रों पर हमला करता है, लगातार अमेरिकी प्रशासन पर दबाव बनाता है कि परमाणु समझौतों को प्रभावित कर सके। अब जो दूसरे शिया राष्ट्र हैं वो ईरान के पीछे खड़े रहते हैं। शिया मुल्क जो है, ईरान खुद को कहता भी है कि हम जो शिया इस्लाम है उसके संरक्षक हैं, कस्टोडियन हैं। अब इजराइल के विरोध की एक वजह रहती है कि वो कहता है कि हम ये सब करेंगे तभी तो हमारे पीछे आएंगे। अब बहरीन में शिया बहुसंख्यक हैं लेकिन सुन्नी शासक है, ईरान वहां पे असंतोष की राजनीति को हवा देता है। तो जो मुस्लिम उम्मा है वो है, लेकिन शिया और सुन्नी का भी संघर्ष इतना ज़्यादा है, उनके बीच का भी विवाद इतना ज़्यादा है कि मुश्किल होती है। सीरिया और इराक में जो ईरान के समर्थित शिया मिलिशिया है, यानी उग्रवादी कह लीजिए, आतंकवादी कह लीजिए, वो इजराइल से लड़ते हैं। ईरान वहां भी अपने आप को एक रीजनल पावर के तौर पर करने की कोशिश करता है। अब ईरान की अपनी साम्राज्यवादी सोच है, वो भी विस्तार करना चाहता है। अमेरिका की अपनी पश्चिमी साम्राज्यवादी सोच है, इस वजह से लड़ाई होती है। हालांकि एक तरह से देखें तो ईरान और इजराइल, उनका ऐसा नहीं, उनका बड़ा पुराना इतिहास रहा है। 1979 की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन वाली बात कही जाती है, इस्लामिक क्रांति, उससे पहले ईरान में यहूदी समुदाय बहुत मजे से रह रहा था, शांति से रह रहा था। बहुत से यहूदी नागरिक इजराइल चले गए, लेकिन ईरान की संस्कृति, साहित्य और भोजन में यहूदियों का प्रभाव आज भी मौजूद है। जो इजराइल में रहने वाले ईरानी यहूदी हैं वो फारसी बोलते हैं, पारसी पकवान खाते हैं और कुछ हद तक ईरान से सहानुभूति भी रखते हैं। तो जो मैं कह रहा हूं ना, क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन, ये दो सभ्यताओं के बीच का संघर्ष है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पावर का नहीं कि आज नेतन्याहू है, कल खोमेनी थे, आज खामेनेई है, इसलिए नहीं, लेकिन लोगों के बीच में कहीं कहीं लगता है, अब एक बड़ा वर्ग है जिसको ये लगता है कि हमारा उनका कुछ तो है। और जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें ईरान को बहुत संकट है, लेकिन इजराइल भी बड़ी मुश्किल में था। वहाँ तो वैसे भी सूखा है, पानी है नहीं, बड़ी खराब स्थिति, लेकिन इजराइल ने क्या किया, शानदार वाटर मैनेजमेंट, समुद्र के पानी को मीठा पानी बना देते हैं इजराइल के लोग। ड्रिप इरिगेशन वहाँ पर उन्होंने तकनीक किया। आजकल ड्रिप इरिगेशन भारत में भी चलता है, इजराइल के सहयोग से कई केंद्र हैं भारत में चलते हैं। ईरान वो सब नहीं कर पाया उस तरह से। वहाँ सूखा है, वाटर पॉल्यूशन है, रेगिस्तान बनता चला जा रहा है, लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, बहुत कुछ दिक्कत हो रही। अब कहा जाता है कि ईरान और इजराइल दोनों की जो लीडरशिप है उनको लगता है चलो और कुछ नहीं तो ये करो जिससे कि हमारी जनता हमारे खिलाफ ना खड़ी। अब वहां पर अशांति है तो एक और खतरनाक बात होती है, ये पूरा का पूरा इलाका बड़े जो ड्रग माफिया हैं उनका हिस्सा है। सीरिया, लेबनान, इराक, क्योंकि परमानेंट वहां लड़ाइयां हैं, परमानेंट इसी तरह की तरह है। वहां आतंकवादी संगठन है, हिजबुल्लाह है, हशदल शबी है, ये कहने को अलग अलग के सैन्य संगठन है। ये आर्म डीलिंग, ड्रग डीलिंग, सब तरह की ट्रैफिकिंग, क्रिप्टो वाला जो आजकल मामला हो गया है, ये सब गतिविधियां चलती। और दुनिया के सारे जो माफिया हैं वो इस इलाके में रहते हैं, क्योंकि वहां एक अलग तरह की माफिया इकोनॉमी चलती है, तो वो भी एक चलता है। तो वो भी नहीं चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति आए। कितनी मुश्किल है आपको समझ में आएगी। लगता है एक सिर्फ इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, ये समय जैसा है, उसमें इंटरनेट प्रोपागेंडा भी खूब चलता है। अब दोनों की अपनी अपनी आर्मी है, इजराइल की यूनिट 8200 और इस ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC, इनकी जो साइबर यूनिट्स हैं वो लड़ती हैं। ईरान पूरा पश्चिमी देशों में और सब जगह पे यहूदी विरोधी भावना फैलाने की कोशिश करता है, बहुत मारामारी होती है। एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, क्योंकि यूथ को अगर आप समझाने में कामयाब हो गए तो जिसके यूथ को आप थोड़ा सा टिल्ट करने में, मोड़ने में, थोड़ा सा नरम करने में कामयाब हो गए तो वो देश कमज़ोर होगा। अब चूंकि इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं तो जाहिर है जो वाटर वेज हैं, सी वेज हैं, वहाँ भी लड़ाइयाँ होती हैं। जो खाड़ी देश हैं वहाँ समुद्री मार्ग व्यापार चलता है, उन सब की दिक्कत होती है। 2021 में इजराइल के एक तेल टैंकर पर ओमान के पास हमला हुआ था। इजराइल ने आरोप लगाया था ईरान समर्थित ड्रोन से हुआ। रेड सी और फारस की खाड़ी में भी नौसैनिक टकराव होता रहता है, कई बार वैश्विक तेल आपूर्ति को भी प्रभावित करते हैं। तो एक तरह से कहें वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा दोनों को ये परेशान कर रहा है। हम भी कह रहे हैं ना, हमारे लिए भी तो मुश्किल होगी ना। हाइफा पोर्ट की भी बात आ रही है, हमारे लिए मुश्किल है। अब दोनों के बीच में क्या हो सकता है, किसी तरह की कोई ऐसी चीज है। वैसे तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी वहां भी चलती रहती है,
कुछ कंपनियां हैं, कुछ लोग हैं जो प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाती। जो अमेरिका है वो भी एक स्तर तक ही रहता है, एक स्तर तक ही। अब इसके बीच में भी ठीक है, व्यापार हो रहा है, तकनीक हो रही, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक तरह से यहां पहुंचा है जहां मुश्किल रहती है। अब एक चीज़ और समझिए जरा, ईरान क्या चाहता है, रूस और चीन चाहता है कि गलती से भी अमेरिका के साथ ईरान के समझौता ना हो, गलती से भी इजराइल के साथ भी ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो थोड़ा एक अपने पक्ष में एक देश हो चाहता है। इसीलिए रूस और चीन ये दोनों चाहते हैं कि ईरान का समझौता ना हो। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को ड्रोन किसने दिया? तो वो दिया ईरान ने, उसी से कीव और दूसरे शहरों पर हमला हुआ था। अब जाहिर है इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो उसका प्लस माइनस दोनों होता है। अब वो होता हुआ दिख रहा है। चीन ने 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच में समझौता करवाया था। अब चीन भी मिडिल ईस्ट में एक पावर बनना चाहता है, तो उसका भी एक अपना मसला है। तो ईरान भी एक सेंटर है, एक पावर के तौर पर है, उसको अपने अपने तरीके से लोग इस्तेमाल करना चाहिए। दुर्भाग्य इसमें क्या है कि कोई वर्ल्ड पावर, जो ये वर्ल्ड फोरम यूएनएससी का है, ये कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी कांग्रेस बड़ा कह रही है कि इजराइल का एक पक्षी युद्ध विराम हो गाजा में, फिलिस्तीन में, उसके लिए भारत क्यों एब्सेंट कर गया। कौन सा प्रस्ताव है जिससे बहुत कुछ हो गया है? कुछ नहीं होता। अमेरिका इजराइल के पक्ष में खड़ा हो जाता है, रूस चीन ईरान के पक्ष में चले जाते हैं, तो एक तरह से प्रभावी नहीं हो पाता। जो अमेरिका सैंक्शन लगाता है उसको रशिया चाइना वो अलग तरह से करते हैं। और इस संघर्ष की अभी जो स्थिति है उससे मध्य पूर्व में जो ये लड़ाई चल रही है उससे भारत पर असर पड़ेगा, दुनिया के हर देश पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो होर्मुज, जल डमरू मध्य और फारस की खाड़ी, यहां से विश्व का लगभग 20% तेल गुजरता है और ये ईरान के ही लगभग कब्जे में है। इजराइल और अमेरिका हमेशा इस आशंका में रहते हैं कि बड़ा संघर्ष हुआ तो ईरान यह जलमार्ग बंद कर देगा और वैश्विक आर्थिक मंदी हो जाएगी। यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं। यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय संघ चाहता है कि JCPOA वो पुनर्जीवित हो जाए। वो चाहते हैं कि ईरान को सैन्य परमाणु से दूर रखा जाए, सब चाहते हैं, लेकिन इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता। इजराइल चाहता है कि किसी भी तरह से झगड़ा आगे बढ़े और उसमें हम करते रहें। तो कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति बन गई है जो न उगलने लायक है न निगलने लायक। लेकिन भारत को समझिए, भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह पर काम कर रहा है, ऊर्जा सहयोगी है, इजराइल के साथ रक्षा, तकनीक और कृषि क्षेत्र में गहरा संबंध है। तो भारत शानदार रुख अपना रहा है, दोनों देशों के बीच संतुलन करता है और किसी के साथ भी लड़ाई वाली स्थिति में नहीं रहता है। अभी भी वो कोशिश करता है कि इसी तरह से इसको आगे बढ़ाए। अब यहूदी और मुस्लिम वो संघर्ष तो रहेगा ही, और उसका कितना प्रभाव होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये सिर्फ दो पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई झगड़ा और अचानक मिसाइल दाग देना भर नहीं है। मुझे लगा आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए थोड़ा विस्तार से ये वीडियो बनाया। मैं भी कोशिश करूंगा जितनी और जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर सकूं वो साझा करता रहूंगा। बाकी जो दूसरी खबरें हैं उस पर तो बातचीत होती ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।